बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सना गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बलूचिस्तान में हालिया होने वाली दहशतगर्दी ने सवाल उठा दिए हैं और ये वही दहशतगर्दी है जिसको हम दहशतगर्दी टेररिज्म का नाम दे रहे हैं। और टेररिज्म की वजह से ही हम एपेक्स कमेटी के इजलास भी कर रहे हैं और रिसेंट आपने एपेक्स कमेटी का इजलास भी देखा। लेकिन अब पॉइंट एक और रेज होता है, ये वाकई इसको आप टेररिज्म कह सकते हैं या इंसर्जेंसीज कह सकते हैं। और इंसर्जेंसी हम कहते हैं तो फिर उसका इलाज क्या है, क्योंकि अगर मामले की नौयत को हम अभी हक के साथ तस्लीम कर लें कि इसके मायने क्या हैं, तो फिर मामले को रिजॉल्व करना ज़्यादा अहम होता है। आप ये सोचेंगे कि मैं अचानक से इस मुश्किल बात पे जुमले पे क्यों आई हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं 2025 में इसको देखूँ कि दहशतगर्दी के वाक़यात या इंसर्जेंसीज मिला के बलूचिस्तान में कितने वाक़यात हुए हैं, तो इसका कुछ अंदाज़ा 200 से ऊपर लगता है। और गवर्नमेंट के जो आदाद शुमार है उसमें 200 से ऊपर है। और इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन 254 वाक़यात हैं जो दहशतगर्दी के हो चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि इन वाक़यात में कितने लोगों की शहादत हुई है, जिसमें सिविलियंस भी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के लोग भी हैं, जिसमें सब आ जाते हैं, FC भी आ जाते हैं, फौज भी आ जाती है, तमाम लोग हैं। शोहदा की फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम खुद भी पर्सनली जाके मिल चुके हैं। लेकिन अब ये क्यों लम्हा फ़िक्र है और मैं क्यों कह रही हूँ कि इंसर्जेंसी और इसमें टेररिज्म में फ़र्क करेंगे तो शायद हम चीज़ों को बेहतर तरीके से ले सकें। वो इसलिए कि 2024 के मुकाबले में ये वाक़यात तकरीबन 26% ज़्यादा थे और 400 लोगों की हलाकत कोई कम हलाकत नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ख़ुद जब हमने बलूचिस्तान को और कोयटा को करीब से देखा तो एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आई। यहाँ पे वो जो चीज़ें हम कहते हैं कि जी पहाड़ों के ऊपर लोग जाके बस गए हैं, उन लोगों को हम कैसे उनसे निपटें और क्या करें, जिसमें वो भी लोग हैं जिसमें एक लंबी बहस छिड़ती है कि क्या वो वाकई ही वो लोग हैं जिनको गुमशुदा करार दे दिया गया, या वो लोग हैं कि जो उस लिस्ट में जो खुद से पहाड़ों पे जाके आबाद हो रहे हैं। ये लंबी फहरिस्त है। लेकिन साथ मसला इस वक्त ये है कि आप ये फैसला करें कि वो लोग जो पहाड़ों के ऊपर जा चुके हैं उन्हें ख़त्म करना है। ख़त्म होने का तो फैसला वो खुद भी कर चुके हैं और उनके साथ जो कुछ होगा सो होगा। लेकिन अब उन लोगों को देखना ज़रूरी है जो तालीमी इदारों में नौजवान पल रहा है या वो नौजवान जो वहाँ पे काम कर रहा है। बलूचिस्तान में असल इश्यूज़ क्या है और तमाम चीज़ों को देखते हुए अभी हम देखते हैं कि जो एपेक्स कमेटी का इजलास चेयर किया है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किया और साथ साथ इसमें आर्मी चीफ मार्शल साहब भी मौजूद थे। लेकिन और तमाम सूबाई जो सूबे हैं उनकी क़यादत भी मौजूद थी। लेकिन असल क़यादत और चीज़ों को हल किसको करना चाहिए? क्या ये सिर्फ फ़ौज की ज़िम्मेदारी है कि बलूचिस्तान में चीज़ों को रोका जाए? और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान के मामलात को जब मैंने करीब से देखा तो बड़ी चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आई और वो थी करप्शन। और पॉलिटिशियंस की करप्शंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जो एक बात कही जाती है कि वह नाम महरूमी ज़्यादा है, तो महरूमी के नाम पे सिर्फ बात ही की जाती है। असल हकीकत ये कि महरूमियाँ ज़्यादा नहीं हैं जितनी वहाँ पे करप्शन ज़्यादा है। उन करप्शंस ने वो माहौल पैदा कर दिया है जहाँ पे मासूम जहनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें यकीनन वो लोग भी शामिल हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे हमसाय ममालिक में जो लोग हमारे साथ बेहतर नहीं कर रहे हैं वो भी शामिल है, चाहे वो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो। दोनों जगह से इक्वली हमें बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स का सामना है। और वो कहना चाह रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की सतह पे कि तुम बलूचिस्तान आके काम नहीं कर सकते क्योंकि ये सेफ जगह नहीं है। और ये वही बलूचिस्तान है जहाँ पे 200 किस्म की मादनियात मौजूद है जो पाकिस्तान की काया पलट सकती हैं। हाँ जी, ये जो मैं कह रही हूँ ना IMF से कर्जों की बात जो मैं अपने प्रोग्राम्स में कह रही होती हूँ, या आप याद रखिएगा, अगर आप बलूचिस्तान पे फोकस कर लें और रिफाइनरीज लगा लें तो आपको किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कर्जा दे सकते हैं। ये किताबी बातें नहीं हैं। 200 मादनियात मौजूद हैं, लेकिन उन मादनियात पे कहा जाता है, एक वक्त था, माजरत के साथ मुझे वो लफ्ज़ अदा करना पड़ रहा है कि वहाँ पे वही लोग थे जिनको आप सरदार कहते हैं। वो कहते हैं ये हमारी नस्लों की चीज़ें, हम इसको निकालने नहीं देंगे। आप रिफाइनरीज लगाएंगे भी तो आप कैसे लगाएंगे? और जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं उन पे जो ऑर्डर्स आए हुए हैं जिनको अगर मैं कहूँगी तो शायद वो सेंसर हो जाएंगे। बहुत सी रिफाइनरीज लगी हुई है, इंटरनेशनल काम हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी काम कर रहा है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की किस्मत बदल सके? नहीं जनाब। पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को लूट के ले जाने में कितने लोगों का हाथ है। हमारा मसला आज जो प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे इंसर्जेंसी है,
टेररिस्ट है, वसाइल हैं, क्या है? मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इस वक्त जनाब इकबाल यूसुफ नागौरी साहब ने। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान रहमान साहब, आप तजिया कार हैं, सब प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं। आपकी तरफ आते हैं इकबाल यूसुफ नागौरी साहब, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना, क्या कहेंगे इस वक्त जो रिसेंट 42 लोगों की हमें शहादत की इत्तला मिली है, क्या कहेंगे इस वाले से? देखिए जी, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने मदद किया। दूसरी बात, मैं अफसोस करूंगा, और करप्शन हमारे यहाँ अरूज पर है, बुनियादी वजह यही है। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान को आपने हासिल नहीं किया, रकबे के लिहाज से आपके साथ शामिल हो गया। लेकिन ये आप यूँ समझें कि दुनिया की नज़रें इस पर हैं क्योंकि मादनियात हैं। रिकॉर्डिक अभी पीछे कंपनी का भी जो फ्रॉड हुआ वो भी आपके सामने है, मादनियात हैं इसके अंदर। और ये पिछले 3 दहाइयों से ये मसला चल रहा है। 47 से पाकिस्तान बना, जब से आप देख लें कि ये मामला चल रहा है, आज तक इतना ही पसमानदा है। इतने बजट आते हैं, इतना कुछ आता है, सरदार जागीरदार जो हैं उनको आप ख़त्म नहीं कर सके, आप बना नहीं सके। हुकूमत की शदीद तरीन नाअहली है कि उस पर तवज्जो दी नहीं। तवज्जो देते, साथ मिलाते, कुछ करते, वहाँ हमारी फोर्सेस काम करती हैं, एपेक्स हमारी कमेटियाँ तमाम है, तमाम को पता है कि वहाँ क्या है। इवन ये है कि आपका अमेरिका जो कि पेंटागन की नज़रें पूरी हैं, आपको नहीं पता कितनी मादियात हैं, उनको पता है कितनी गहराई में कितनी मादियात हैं। आपके पाकिस्तान का कर्जा कुछ भी नहीं है। अगर आप तवज्जो दें, इंडस्ट्री लगाएं, वहाँ पे सब कुछ करें, तो आपके लिए कुछ भी मसला नहीं, सब आपके पास है, सलाहियतें भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कौन सा दबाव है आप पे? क्या क्या ऐसे मसाइल हैं कि आए दिन इतने लोग मारे जा रहे हैं? और ये आज की बात नहीं है, ये हो रहा है, शुरू से हो रहा है, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद में ये अपने परवेज़ मुशर्रफ में जो भुट्टी का जो किया था, एक्शन लिया, उसके बाद का कोई एक्शन हुआ नहीं। तो वहाँ पर जो BLA और जितनी भी तंजीमें हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत वहाँ मौजूद है और तमाम उसकी जो है वो पूरी उस पर है और बिल्कुल ये कैप्चर किया हुआ है, और एक दहशतगर्दी का हाल नहीं है कोई। तो मेरा ये तमाम इदारों से, मुतालिका इदारों से, फोर्सेस से, आर्म फोर्सेस से और तमाम से सिविल से दरख्वास्त है कि इसके लिए कुछ सोचें और कुछ करें। ये जो हम 47 साल से, आज 74 अपना 78 ईयर्स हो गए मैं, आज हम देख रहे हैं कितने लोग मारे जा रहे हैं। इंतहा नहीं है पसमानदगी की, ना तालीम है, ना सेहत है, ना कुछ है, और बुरा हाल है उसका। अच्छा, ये मैं बताती चलूँगी, आप इजाफा करती चलूँ कि बलूचिस्तान की जहाँ बात होती है, और आपकी तरफ आते हैं हम सलमान रहमान साहब। रहमान साहब, ये जो बलूचिस्तान की बात होती है तो स्पेशली हमने देखा है कि वहाँ पे जब कहा जाता है कि स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे हर जगह पे हर 100 लोगों के लिए स्कूल्स तामीर है। वहाँ पे पढ़ने वाला कोई नहीं है क्योंकि वहाँ पे 7 तरह की ज़बानें बोली जा रही हैं और 7 ज़बानों का सिलेबस नहीं है, यानी कि हम बेसिक चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। स्कूल की इमारतें अभी भी खड़ी हुई हैं। क्या कहेंगे सर तमाम सूरत हाल पे? देखें, सबसे पहले तो ये जो बलूचिस्तान का मसला है ना, इसका रूट कॉज जो तलाश करना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। उसका रूट कॉज डेफिनेटली उस बलूचिस्तान में मौजूद वो महरूमी है जो जब पैदा तो सियासतदानों ने की, जब भुट्टो साहब का दौर था, उस दौर से ये जो महरूमी स्टार्ट हुई वहाँ पे, जो अपने सियासी मकासद के लिए मुख्तलिफ़ दौर अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमतें अपनी हुकूमतें बनाने के चक्करों में वहाँ के जो लोगों के वोटों को कुचल के अपने नुमाइंदों को बैठाती रहीं या सियासी इंजीनियरिंग करती रहीं। ये शुरू तो सारा सिलसिला वहाँ से हुआ जब हमारी मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने, जिनमें सबसे बड़ा रोल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का है, जिन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत के चक्कर में एक तरफ बांग्लादेश के अंदर पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, दूसरी तरफ जो है वही चीज़ इन्होंने बलूचिस्तान में करने की कोशिश की। जब बलूचिस्तान के अवाम ने जिन पार्टियों को वोट दिया था, उन पार्टियों की हुकूमत को गिरा के वहाँ पे जब गवर्नर राज लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसको फिर दुश्मन ममालिक जो हैं आपके, जो ज़ाहिर सा थे आपके पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं यहाँ पे, तो उन्होंने उस चीज़ आपकी इन कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए उन महरूमियों के लोगों में उन महरूमियों की मौजूदगी का मज़ीद एहसास दिलाया और उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हुए ये BLA और इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये वहाँ क्रिएट की गई। अब मसला सारा ये है कि बलूचिस्तान के मामले में हमारी जो पॉलिसी है ना, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। या आप कभी आप जाके जब इस इंसर्जेंसी को इन चीज़ों को ताकत के ज़ोर पे कुचलने की, दबाने की कोशिश करते हैं,
तो हमारे यही पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने सियासी मफादात के वजह से शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। उस शोर मचाने के चक्कर में यहाँ सेंटर में और दूसरे सूबों के अंदर जो एहतजाज करते हैं, जो अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए जो चीज़ें करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो ऑपरेशन होता है या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो मकासद हासिल करना चाहती हैं वो पूरे नहीं हो पाते। उसके बाद फिर आप सियासी इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हालात फिर बाहर होते हैं काबू से, फिर आप क्या कहते हैं फौज को दावत देते हैं कि जी आइए संभालिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मुझे अभी मैंने आपसे मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से नहीं कर रही हैं। आपने अभी भुट्टो साहब का जिक्र किया, वो मामला तो था, लेकिन हमने रिसेंटली जब जरदारी साहब सीट पे बैठे हुए थे और वो करता धरते थे, हमने उस जमाने में भी देखा उन्होंने बलूचिस्तान के मामले पे क्या किया जरदारी साहब उन्होंने कहा कि जी फौज आके संभाले, हमारी फोर्सेस संभाले। जरदारी साहब ने किया ये कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए वहाँ की मुंतखब जो भी हुकूमतें थी उनको तोड़ते रहे, मरोड़ते रहे। एक सीट के ऊपर वज़ीर आला चुनवा लिया उन्होंने, सियासी इंजीनियरिंग की, उम्मीदवारों सीटें ये तो अभी की बात, खरीदो फरोख्त अभी नहीं, ये सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान की असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो इसी तरह से होता रहा है। इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स तो देखें हर इलाके बलूचिस्तान में ना लोगों का विजडम बहुत हाई विजडम के लोग रहते हैं। बलोच कौम जो है, अगर तालीम डेफिनेटली वहाँ पे तालीम की कमी है क्योंकि स्कूल सिस्टम ये सारी चीज़ें हुकूमत ने प्रोवाइड नहीं की हुई, लेकिन अगर आप एज अ बलोच को उठाएंगे तो उसके अंदर विजडम, उसके अंदर अकल शायद हमारे बाकी सूबों के लोगों से कुछ ज़्यादा ही होती है। तो लेकिन आपसे ये हज़म नहीं होती, हमारे बाकी जो सियासी अशराफिया है इनसे ये हज़म नहीं होती है। तो जब तक आप वहाँ के लोगों को इस चीज़ का हक नहीं देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने लोगों को मुंतखब कर सकें और उनके मुंतखब करे हुए लोग हुकूमत बना सकें, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। अब चाहे वो सरदारों को मुंतखब करें, चाहे वो जो है वो आम आदमी को मुंतखब करें, ये हमें उनकी सवाबदीद पे छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, हमें उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को ही डील करने देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मसले को हमें सियासी बुनियादों पर हल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अभी ये बात हो रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक ऑपरेशन किया, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए किया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया, उसको सियासी बुनियादों के ऊपर नल एंड वाइट कर दिया दूसरी सियासी हुकूमतों ने आके, और वो सारा सिलसिला जो एक बेहतरी की तरफ चला था आपने उसको रिवर्स कर देते हैं। सर, तो भुट्टी साहब के मामले को आप बेहतरी तो नहीं कह सकते ना जी, भुट्टी साहब के मामले को आप बेहतरी की तरफ तो नहीं जा सकते। देखिए उसको डायसेक्ट करें ना कि वो सारा सिलसिला क्या था, वो क्या कर रहे थे, उधर क्या क्या हालात थे। आप अभी भी यही कहेंगे ना वो कत्ल था। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं वो एक आप जब स्टेट से आप लड़ेंगे तो स्टेट जो है वो जवाब तो देगी। ये तो हो नहीं सकता ना कि आप स्टेट के ऊपर बंदूक उठा के खड़े हो जाएं और स्टेट जवाब ना दे। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो आपको स्टेट जवाब देगी। तो मैं अब इसको सही गलत के चक्कर में नहीं जाते ना। मसला ये है कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है सर, लेकिन मुझे यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुझे इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं ज़फ़र जमील शेख साहब, और कराची हुकूक रेस्टोरेशन मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है, उसके सदर हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर यहाँ पे बात हो रही है बलूचिस्तान के इशू के हवाले से। आप मुझे सबसे पहले हम मुद्दे की तरफ चलते हैं कि आपको नहीं लगता कि क्या ये अब नैरेटिव की वॉर हो चुकी है कि आप पहले ये फ़ैसला कर लें कि आप टेररिज्म में या इंसर्जेंसी में हैं, पहले तो ये फैसला कर लिया जाए, उसके बाद एपेक्स कमेटी के इजलास जो हैं वही बातें जो दोहरा रहे हैं उसके बाद वो अलग बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए सब हमको पहले डिसाइड करना चाहिए कि बलूचिस्तान के इशू को हम हल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उसके हिसाब से फिर नैरेटिव बनाया जाए। नैरेटिव तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ है ही नहीं। पिछले अभी जो एक हफ्ते में 3 बल्कि इस वक्त भी कोई मुलाकातें चल रही हैं दहशतगर्दों के साथ, टीवी पे स्लाइड चल रही थी, कौन मंगी डैम है, कौन सा है वहाँ पर। तो मसला ये है कि एक नैरेटिव बहुत ही मज़े से, आपको तो पता है कि आई एम ऑलवेज अ प्रो पाकिस्तान आर्मी एंड ऑल दी रियल पॉलिटिकल एलीट। न मैं इस पूरे सियासतदानों के भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ और न आर्मी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तो ये पिछले प्रोग्राम में भी मैंने अच्छी तरह यही बात हाईलाइट की थी कि बलूचिस्तान का
जो रूट कॉज क्या है उसको जब तक हम नहीं एड्रेस करेंगे वहाँ के मसलों का आप हल नहीं कर सकते। सिर्फ ये कह करके दहशतगर्दी है, और दहशतगर्दी क्या 48 से चल रही है। 48 से 73 तक 4 मेजर ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें भुट्टो साहब का भी ऑपरेशन शामिल है, जिसमें कई हज़ार ख़ास बलूची मारा गया था। ठीक है ना, ये आप ऑन रिकॉर्ड है, कोई जुटला नहीं सकता। उसके बाद फिर ज़िया-उल-हक के दौर में काफ़ी बेहतरी रही, लेकिन उसमें शायद एक आध ऑपरेशन हुआ। बेहतरी इसलिए रही कि उन्होंने सही कॉन्टेक्स्ट के अंदर बलूचिस्तान के रूल करना शुरू किया कि जो वहाँ की खराबियाँ थी, और सबसे बड़ी खराबी हमेशा से मैं कहता है वो बड़ी माजरत के साथ हमारे सरदार भाइयों से, कि आम आवाम के ऊपर सबसे बड़ी खराबी सरदारी की मुसल्लत करता हकीकत है, जो उनको हुकूक नहीं देती कि वो खुल के अपने नुमाइंदे चूज़ करें या ख़ुद नुमाइंदा आवाम के बन के आएँ। तो आपको वहाँ आवाम को एंगेज करना पड़ेगा बाय ऑल मीन्स। एक बात, दूसरी बात, इंसर्जेंसी ठीक है, ज़ाहिर है वो आपकी एक इंटेलिजेंस आप कहते हैं तो हम बहैसियत कौम के मान लेते हैं, लेकिन इंसर्जेंसी की बात समझ आती नहीं। करीब तरीन बॉर्डर क्वेटा से कोई भी 1000 किलोमीटर से कम नहीं है आपके पड़ोसी मुल्क की, बीच में बेहिसाब पहाड़ भी हैं। वहाँ से इंसर्जेंसी हो कि अगर बंदा क्वेटा में आके आधे ज़्यादा क्वेटा टेक ओवर कर ले तो वो सवाल फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ उंगली उठती है कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है ना। तो तीसरी बात, बलूचिस्तान का इशूज़ सिर्फ ये कह के दहशतगर्द हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त कि कितने दहशतगर्द पहाड़ पे चढ़ गए। मेरे लिए बिल्कुल उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप मार दीजिए, उतार लाइए, उनको भूल जाइए। मेरे लिए ज़्यादा बड़ा इशू ये है कि इस वक्त जो पहाड़ पे नहीं चढ़े हैं उनको पहाड़ पे चढ़ने से आप कैसे रोकेंगे, जो पिछले 78 साल से आप नहीं रोक सके। आप पहाड़ पे चढ़ने वाले को रिगार्डलेस होकर कि क्यों चढ़ा है उसके पीछे पड़ जाते हैं, और पीछे वो नर्सरी तो फैसला कर चुका है उसको मरना है, वैसे भी वो फैसला कर चुका है, तभी वो सोच के गया है ऊपर। मेरा क्वेश्चन अभी भी ये है, मुमालिक ने, मुख्तलिफ मुमालिक ने, इवन आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें, वहाँ पे भी इंसर्जेंसी के बड़े वाक़यात हैं। ठीक है, तो क्या हम चाहे किसी से भी हम दुनिया में सीखना चाहें जो पॉलिटिक्स के उसमें तनाजुर में, हम इसको हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें टेररिज्म वाली पॉलिसी इसको अपनाना है, हमें उस पॉलिसी को अपनाना है जिस पे हम कह सकते हैं इंसर्जेंसीज को कैसे काबू करना है। तो एक दफ़ा हमने सवात के भी मामलात को हल किए थे। आपको लगता है कि बलूचिस्तान के मामलात को हम हल कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है, साइकोलॉजिकल वार जो हो रही है उसमें कहाँ हम पहुँच सकते हैं? देखिए, फिर बात वही कहूँगा, एक लाठी से आप सबको नहीं हाँक सकते। सिर्फ ये कह के कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दहशतगर्द हैं, हम आखिरी दहशतगर्द को मार के दम लेंगे, इस किस्म के स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं बलूचिस्तान के लिए। ताकत से अगर आप रोक सकते होते हो तो बांग्लादेश ना बनता। ठीक है ना, वो आपकी अपने हाथ का पकाए हुए हैं ना, आप उसकी सबक पकड़ लीजिए। आप नहीं रोक सके 78 साल से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4-5 तो मेजर ऑपरेशन है जिसमें 24-25 हज़ार अफराद मारे गए हैं बलूचिस्तान में। हमारी एजेंसी के बेचारे लोग हैं, और जो दूसरे मरे हैं 75, 18, 19 हज़ार तो आपके मिसिंग पर्सन हैं जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता। भाई क्राइम किया है उसको लाइए कोर्ट में, ट्रायल, गलत ट्रायल कीजिए, लटका दीजिए, बात खत्म, किस्सा ख़त्म कीजिए। पूरी दुनिया ये तो नहीं पूछे कि आपके घर से उठा के किसी के भाई को ले गए, किसी के बाप को ले गए। ये सब गलत हो रहा है बलूचिस्तान के साथ, इसको आपको सुलझाना पड़ेगा। देखिए सर, यहाँ पे बात फिर एक और पहलू पे चली जाएगी। हम कैसे कह देंगे जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट आती है वो वाकई मिसिंग पर्सन है? ये वो लोग भी हैं जो पहाड़ों पे जाके रहते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब हम ये मिसिंग पर्सन की लिस्ट में, खुद उनके घर वालों को नहीं पता होता कि जनाब वो पहाड़ पे जाके रह रहे हैं, वहाँ पे वो चले गए। और फिर ये भी है ना प्रॉब्लम के आपका जो लोग हम बात कर रहे होते हैं ना बलूचिस्तान की, बहरहाल हम तो अवेयर हैं, लेकिन लोग उस वक्त बात नहीं कर रहे होते जब बलूचिस्तान को मैप पे देखें। वो जिस तरह एक शहर दूसरे शहर से दूर है, ऐसा नहीं कि कराची से मैं हैदराबाद चली जाऊँ, बहुत उसमें फासला है और पहाड़ भी बहुत है। सबसे बड़ा तो ये मिसिंग पर्सन का नाम लेके जो पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, कब तक होता रहेगा? फिर उस वक्त तक होता रहेगा जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो वाकई एक ब्लैक एंड व्हाइट लिस्ट सामने नहीं ले आएंगे। वही बताएंगे ना, अगर मुझ पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं तो मेरा बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है आप लगा रही हैं, आप देंगी बर्डन प्रूफ दे रहे हैं कि भाई लोग सड़कों पे आ गए खड़े हुए हैं, इसका भाई नहीं है, इसका वो नहीं है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं निकाल के दूँ, नहीं भी देखिए ये बंदा तो फलां जगह रहता है, ये पहाड़ पर है, ये हम 2 लेके गए थे, इसके ऊपर ये
ये जुराइम आते हैं। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। वही दूर करेंगे जिनको पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ठीक है, नागौरी साहब आपकी तरफ आती हूँ। कितना आप समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग हो रही है? इस हवाले से हम कह हैं कि, और फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि जनाब पहाड़ों पे लोग चले जाते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। जो पिछले साल कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात, उसमें जो दहशतगर्द मारे गए उसमें से वो लोग भी थे जो कि मिसिंग पर्सन की लिस्ट में थे, और ये वो दहशतगर्द थे जिन्होंने लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ की हैं। 2 सवाल आपसे बनते हैं, एक ये कि क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग हो रही है, और ये कि मिसिंग पर्सन में तो वो भी दहशतगर्द था जो मारा गया। फिर आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, सबसे बुनियादी बात ये है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि तकरीबन 78 ईयर्स हम देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि पसमानदा है, उतना ही पसमानदा है। वहाँ कोई भी सोल्यूशन नहीं है। चंद सरदार बजट मिलते हैं उनको खा जाते हैं। आवाम उतनी ही पसमानदा है, ना पीने को पानी है, ना बुनियादी सहूलतें हैं। मिसिंग पर्सन किसको कहते हैं? लिस्टें इनके हाथ में। फेयर इलेक्शन आज तक कोई नहीं हुआ। जितने इलेक्शन हुए सारे इस तरह ही हुए हैं कि उन्होंने समझौते किए और अपने करवा लिए, जिसमें अपना पीपी का जो है ना दखल, बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी का दखल है, जिसको उसको उजाड़ने में, बर्बाद करने में, इस हालत में लाने में पीपल्स पार्टी का जो है ना बहुत बड़ा किरदार है। बाकी जो पार्टियाँ हैं वो अपनी में ठीक है, हर एक सियासी पार्टी अपना किरदार सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका सलूशन सिर्फ यही है कि आपको 3 जो सूबे हमारे बिल्कुल दुरुस्त हालत में हैं, लेकिन यहाँ भी करप्शन का एक आलम है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 55,000 अरब रुपए का आप पर जो है ना मतलब एक है करप्शन। अब करप्शन इतना है कि वो कह रहे हैं किस्त ही नहीं देंगे जब तक आप हमें इसे सॉल्व नहीं करेंगे। खैरपुर के अंदर अभी 80,000 अरब का उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर यहाँ हमने बनाया है, चिड़ियाघर ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं इतनी। अच्छा, इस दौर में 2026 के अंदर करप्शन को जब लेके जाएंगे तो करप्शन ही है ना वो। बलूचिस्तान करप्शन के ऊपर ही तमाम मामलात हैं। चंद सरदार उनकी बदमाशी है, उनकी अपनी है। गरीब आदमी किस तरह आएगा सामने? मुझे बताया, अगर कोई मसला हल आप करना चाहते हैं, तमाम लोगों को भी आप इकट्ठा करें, बैठे चले, दूर है, सब कुछ है, सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन वो गरीब लोग जिनके पास खाने को नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, उनके पास सर पे साया नहीं है, उनके सरदारों के जेर साया है तो वो किस तरह करेंगे इसको हल? हुकूमत का काम है कि इसको तमाम को बिठाकर एक लाए पेज पे सरदारी निज़ाम को पाई करें, और उसके बाद में अपने लोगों को बिठा कर वहाँ कोई सिलसिला बनाए, वरना ये तो बिल्कुल होता रहेगा, ये होता रहेगा। तो आप क्या समझते हैं, पॉलिटिकल लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व? वो अगर समझते हैं, आप समझते हैं किसी सरदारों को, मुझे तो कहीं लगता है कि ब्लैकमेलिंग है ये सरदारों। ब्लैकमेलिंग हो रही है? नहीं जी, ब्लैकमेलिंग होती है बिल्कुल। मैंने कहा चंद सरदार, इनको उठा लें आप, इनको आप पकड़ लें, आप तमाम सरदारों को उठा लें आप, और उसके बाद में आप आवाम से आवाम आपको बताएगी। दिलेर लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग दिलेर हैं। सरदारों को जो है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, सीधी सी बात है। मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही जो आपने कहा है कि आपने कहा अकाउंटेबिलिटी हो जाए। आपको लगता है हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है, मैं सोशली उसको देखूं तो हम तो वो लोग हैं जो पॉलिटिकल लीडर के पीछे मरने पे तुल जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनके अपने लोग जो है वो ये ज्यादा और बगावतें आती है नस्लों में, 3 दिहाइयाँ खत्म हो गई, वो लोग जुर्रतमंद लोग हैं। हम तीनों सूबों के लोगों से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं इस मामले में, इज्जत के मामले में। तो आज अगर आप वहाँ अगर कहें फेयर एंड सिलेक्शन नहीं, देख मेरी बात सुने, लोग हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। लोग जो जवान हुए ना, वो जो थे वो ख़त्म हो गए, जो कि सरदारों के ज़रिए उसमें थे। अब लोगों में शऊर आया है। मैं मतलब करना चाहें सलूशन तो बहुत कुछ है, लेकिन इंडिया भरपूर दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है, उनको सब कुछ कर रहा है, उनको पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसलिए वो उसके एंटी हैं। और ये तमाम मामला हमारे सामने आ रहे हैं। मादियात हैं, निगाह हैं वहाँ पर, लेकिन हुकूमत जो है उसने कोई भी तवज्जो नहीं दी। तवज्जो देते तो आज हमारे पास होता बलूचिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं, आपकी तरफ आते हैं। सलमान अहमद साहब, आपसे भी सेम क्वेश्चन है। या क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग और ये जो मिसिंग पर्सन में दहशतगर्द भी मारे गए, और वही दहशतगर्द थे जो कि मिसिंग पर्सन लिस्ट में थे। 2 क्वेश्चन आपसे भी। देखिए, जो मिसिंग पर्सन का फिनोमेना है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बदनाम करने के लिए एक वतीरा तरीका एक कार है जो दुश्मन मुल्कों ने अपनाया हुआ है, और उन लोगों ने अपनाया हुआ है जो पाकिस्तानी फौज को नहीं झुटला सकते। बिल्कुल झुटला सकते हैं। 80 और 20 का फर्क हो सकता है। देखें 80, 90, 2000 की दिहाइयों तक तो ये चीज़ पॉसिबल थी कि कोई मिसिंग कोई आपको उठा के ले जाए तो ना आपके पास कोई वीडियो है, ना तस्वीर है, ना क्या कहते हैं। आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है।
आज के दौर में जो है ना, छोटा वाक़या हो या बड़ा वाक़या हो, लोग मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड कर लेते हैं, मोबाइल के ऊपर फुटेजेस आ जाती हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ उठा के ले जा रही हैं, डाले उठा के ले जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से तो फुटेजेस आ जाती हैं, मिनट की तो फुटेजेस आती हैं, हर एक की तो फुटेजेस आती हैं। इन मिसिंग पर्सनस की कोई फुटेज नहीं आ रही। जो मिसिंग पर्सन जो है, सो कॉल्ड मिसिंग पर्सन, फौज ने उठा लिया और मिसिंग उनको कर दिया, गायब कर दिया, ये बकवास है, ढकोसला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मिसिंग पर्सन तौर पे कहते हैं 100% नहीं है ऐसा। देखिए ये ऐसा ही है ना, जैसे कच्चे के इलाके में एक आदमी जो है डाकू बन गया, जाके मिसिंग ही होगा ना, वो दुनिया से तो छुप के रहेगा, दुनिया से भी छुप के रहेगा, फौज से भी छुप के रहेगा, पुलिस से भी छुप के रहेगा, हुकूमत जो लोग हुकूमत में होते हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो वैसे जब आप वो उसका ढूंढो, वो भी सारे मिसिंग हैं, वो उनका क्या रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में कि आप जो है ये कहते हैं कि जी फौज उठा के लोगों को गायब कर रही है। बिल्कुल गिरफ्तारी होती होगी और उनको जो है कस्टडी में भी रखते होंगे, लेकिन इस लेवल के ऊपर, इस क्वांटिटी के ऊपर, इस क्वांटम के ऊपर ये चीज़ें नहीं हो रही जिसके लिए बताया जाता है। दूसरी बात, बलूचिस्तान का मसला क्या है? मसला बलूचिस्तान का है कि बलूचिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। सियासी इंजीनियरिंग अपनी सेंटर में हुकूमत बनाने के लिए अपनी मर्जी के लोगों को मुंतखब करा दिया जाता है। सूबाई हुकूमत का कोई काम ही नहीं है। तो बलूचिस्तान को आप जब तक बलूचिस्तान में लोकल बॉडी इलेक्शंस कराएं, आप यूसी लेवल तक के लोगों को इलेक्ट करने दें। यूसी लेवल के ऊपर जो है, यूसी की लेवल के ऊपर सरदार हो या सरदार के जो अमीर हो या जो भी हो, उनका असर रसूख नहीं चल सकता यूसी लेवल पे। यूसी लेवल पे जब इलेक्शन, वहां से जब लीडरशिप ग्रास रूट से उठ के आएगी, उनको एम्पावर करें कि वो स्कूल बनाएं, सड़कें बनाएं, लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट दें, लोगों के लोकल मसाइल हल करें। जब वहाँ पर इस तरह ये मसाइल हल होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि बाय एंड लार्ज तो बलूच कौम या बलूचिस्तान वाले सारे लोग वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है ना। ये तो यही 1500, 2000, 4000, 10,000 लोग हैं जो बेसिकली अगेन अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में, जो उनको इंडिया से पैसे आ रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से पैसे आ रहे हैं, अब उनको जो है वो इजराइल भी सपोर्ट करना उसने भी स्टार्ट कर दिया है। तो उनके लिए तो ये कारोबार है। वो जितनी इंसर्जेंसी फैलाएंगे उतना फंड मिलेगा उनको। तो वो तो एक इस तरह के ग्रो बन गए, ये एक कारोबार बना हुआ है कि इस तरह की चीज़ें बना के बैठ जाया जाए, इस तरह के ग्रुप बना के बैठ जाओ और फंडिंग क्लेम करो और बैठ के क्या कहते हैं बैरूनी इमदादें खाओ, और बैरूनी जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं उनसे पैसे मिलियंस के अंदर डॉलर में लेते जाओ। अपने बच्चों के, अपने जो ख़ानदान के महल अमेरिका, लंदन और यूरोप में वो करो, बनाओ। ये सारे बड़े बड़े सरदार जो आज बैठे हुए जो क्लेम कर रहे हैं कि हम बलूचिस्तान के हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, ये तो सालों से बाहर महलों के अंदर रह रहे हैं। इनका लाइफ स्टाइल कभी आपने जाके देखा है लंदन में? इन्हीं सरदारों के आपने दुबई के अंदर महलात देखे हैं? सर मेरा सवाल वही, मैंने जो नागौरी साहब से कहा, क्वेश्चन वहीं पे रेज होता है। आप पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल ओनरशिप की बात है, और फिर आप लोगों के जहन को कैसे बदल सकते हैं? भाई लोकल इलेक्शन कराइए, लोकल लोग ग्रास रूट लेवल से लोगों को लोकल बंदा भी सरदार को नहीं छोड़ेगा यूसी लेवल के ऊपर सरदार हो या जितने भी इन्फ्लुएंस हो। जब 200-300 आदमी डिसाइड करके अपना एक लीडरशिप चुनते हैं तो उसके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता। इन्फ्लुएंस आता है जब आप एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो 600 किलोमीटर का एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे आप, तो उसमें इन्फ्लुएंस तो आएगा ना। फिर बाबुओं ने अपनी हुकूमत कायम की है, सरदारों ने अपनी हुकूमत कायम की हुई है, ऊपर से सेंटर ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए यहाँ पे एमपी अपनी मर्जी के मुंतखब करा लेते हैं, अपना वजीर आला मुंतखब करा लेते हैं। किस लिए? लोगों के मसाइल कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पे जो फौजी कार्रवाइयाँ होती हैं वो मसले का हल नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल ओनरशिप ज़रूरी है। पॉलिटिकल ओनरशिप कौन लेगा? ब्रेक के बाद सवाल करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और ज़फ़र जमील शेख साहब की तरफ चलते हैं। ज़फ़र जमील शेख साहब, आपसे के लिए सवाल था कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ, इस पे लोग सवाल उठते हैं, या पॉलिटिकल ओनरशिप ही नहीं है जिसकी वजह से ये फ़ौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? क्योंकि एक दौर में हमने देखा कि जरदारी साहब ने कहा कि जनाब बलूचिस्तान जो है फ़ौज के हवाले करके आप साइड में होंगे, या तो वो वजूहात हैं कि अभी तक वो पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं मिल सकी। मसले का हल होगा कैसे? देखें, ये जियो इकोनॉमिकल एंड जियो पोलिटिकल प्रॉब्लम है वहाँ, ठीक है ना।
आप इकोनॉमिक्स वहाँ की सही कीजिए, एक चीज़। और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, अब बलूचिस्तान उस नहज पे है कि बग़ैर फ़ौज के वो सबूत है, पूरा पाकिस्तानी इस नहज पे बग़ैर फ़ौज के अब हम नहीं चल सकते। हमें फ़ौज एक इंटेग्रल पार्ट है हमारी सियासत का भी, और अब होना भी चाहिए, हमेशा कहता हूँ मैं। लेकिन वहाँ थोड़ा सा फ़ौज को मार्जिन देना पड़ेगा, वहाँ के आम आवाम को तफरीक करनी पड़ेगी कि दहशतगर्द कौन है, एक आम बलूची कौन है, और उस दहशतगर्द जो है वो जो आपके ज़ेरे साया बैठे हुए हैं, वो जो सरदारान कहलाते हैं, उनका कितना किरदार है इसको दहशतगर्द बनाने में। सबसे पहले ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी, तब आप किसी हल की तरफ चलेंगे। जो भाई ने कहा कि मिसिंग पर्सन के बारे में कि उस दौर कि आज के हर दौर में आ जाता है, सर बलूचिस्तान आज भी उतना ही रिमोट है जितना आज से 20 साल पहले अब हम कराची रिमोट। बिल्कुल। किसी भी शहर में, मतलब पूरा बलूचिस्तान घूमा हुआ हूँ बड़ी रवानी के साथ, है ना। 90s की दहाई में अब आई ड्रोव ओवर 12,000 किलोमीटर्स, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे माशाल्लाह बड़ा, ठीक है ना। एक गांव से आप 10 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जाइए, आपका मोबाइल नहीं होता, सिग्नल गायब हो चुके होते हैं। लेकिन फुटेजेस तो बन जाती हैं सर, इवन टुडे, मोबाइल के अंदर वीडियो तो बन जाती है ना। देखिए आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। जब गजा जैसे इलाके से वीडियोस आती हैं जहाँ पे बेशुमार बमबारियां हो रही, बमबारी हो रही है, हर चीज वो एक अलग डिबेट है। मैं बोल रहा हूँ नंबर्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कि बहरा मिसिंग पर्सन है। बड़ी इंटरनेशनल NGOs आके मुजाहरे यहाँ कर चुकी हैं, बाहर का लिख चुकी हैं, जिसका जवाब नहीं आया। मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो मेरा फ़र्ज़ है उसका मैं जवाब दूँ, और जवाब नहीं देने का मतलब कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सर इल्ज़ाम की इंटेंशन भी तो देखनी चाहिए ना। अब ये तो ये देखें, ये तो बड़ी आसान बात है ना, मुल्क दुश्मन लोगों के लिए बड़ी आसान बात है कि मिसिंग पर्सन के इशू को लेके फौज को बदनाम करें। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ सलमान, लेकिन अब इतने तो बेवकूफ़ नहीं है फौजी या फौजी एजेंसियां कि वो इस सब चीज़ों के बावजूद जो है इस तरह की चीज़ें करती हैं। अच्छा सर, हमारी आदत है कि हम मसले की नौयत को कहीं और लेके जाते हैं। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं या अभी मैं कमेटी का इजलास देख रही थी, क्या ये ठीक है? जब मैंने इनसे भी ये सवाल पूछा, आपकी तरफ भी लाती हूँ, ये क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग या टेररिज्म की बात की जाती है, और हम अगर बॉर्डर्स को चेक करें तो बलूचिस्तान की तरफ से आपको कितना लगता है कि हमारा असली दुश्मन किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है? देखिए फाइनेंस क्यों नहीं लगा, मिसाल के तौर पे मेरी अपनी सगी औलाद भी है अगर, और उसको मैं बिल्कुल स्क्वीज़ कर दूँ, ना उसको पॉकेट मनी दूँ, ना उसको खाने को अच्छा दूँ, तो पड़ोस में अगर आप रहती हैं, आपका दरवाज़ा खुला देखा, आपने उसको इशारा कर दिया, तो डेफिनेटली आपसे पैसे ले लेगा वो। तो आप अपने घर को सही कीजिए ना, वो फाइनेंस पे क्यों जा रहा है? वो 1000 मील दूर बॉर्डर है, वहाँ से उसको पैसे आ जाते हैं, वहाँ से ट्रेन हो, और ट्रेन हो की भी ऐसा आ रहा है कि 50 अपने मरवाए तो 45 हमारे हाली ट्रेन जो फौजी हैं वो शहीद कर दिए उसने। मतलब ये मामूली केस नहीं है। पुलिस को ले गए थे उठा के, पुलिस के वो तो 18 अभी जो 42 लोग, हाँ तो उस पुलिस फौजी भी तो हमारे गए बेचारे, वो तो बेचारे 22-25 तो फौजी टोटल मिला के 45 लोगों की शहादत हो चुकी है, हमारे FC वालों की शहादत हो चुकी है। वहाँ की FC हो या लेवीज हो तो हाली ट्रेन है ना। लेकिन सर बेसिकली जब अनट्रेन लोग आपके 45 मार के जा रहे हैं, इट इज क्वाइट अलार्मिंग। जब हमारा एक जवान वहाँ पे एक मोर्चे के ऊपर बैठा होता है ना, तो वो बेसिकली वो चारों तरफ से एक्सपोज होता है, और ये आते हैं दुश्मन, ये छुप के वार करने वाले लोग हैं, छुप के वार करते हैं, और उसको जब तक उसके ऊपर वार नहीं होता उसको तो नहीं पता। मैं आपसे उसका सवाल मैं कर लेती हूँ। आपने कहा कि जनाब क्यों ले रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और ठीक है आप वो बॉर्डर से कहाँ से आ रहा है। मुझे ये बताएं कि एक वक्त तक हम तो इस मामले को यही समझ रहे थे कि जी SHO साहब का एक मसला है, वो थानेदार, अब थानेदार से निकल गए, इतना हम समझ गए हैं कि हम उस थानेदार से निकल गए, अब कोई बड़ी नौयत का मामला है जिसको हल करने की इमरजेंसी जरूरत पड़ चुकी है। सर ये मेजर जनरल से लेवल से कम का मामला नहीं है। मैं तो खुल के बताऊँ ना, जिन्होंने बयान दिया SHO की एक मार है, जहाँ आप खाली कोटा में SHO से रिट कायम कर दें, चले कोटा के बाहर तो आप छोड़ दी जहाँ आपकी हुकूमत ही नहीं है कहीं पर। तो ये बेवकूफ़ाना अब सियासी बयानात होते हैं। फ़ौज को अब कई पैराए में काम, जो आप दहशतगर्द कन्फर्म है, आप बिल्कुल उनको चेस कीजिए, उनको पकड़िए, लेकिन साथ में जैसा हम तीनों ने भी मुत्तफ़िक़ इस बात पे
कि बेसिक प्रॉब्लम जो बलूचिस्तान के अंदर है वहाँ के सरदार की ओवर लिमिट फैसिलिटेशन है, उसकी आपके जिसे कहें कि इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे हमेशा से होता है 78 साल में कि कोई भी हुकूमत बनती है, वो फौजी हो चाहे सियासी हो, बलूचिस्तान जब आती है वो पिछले 2 सरदारों को मातूब किया जाता है, 3 सरदारों के जरिए हुकूमत चलाई जाती है। जो मातूब होता है वो अपने बंदे तैयार करके पहाड़ों पर ग्राउंड रियलिटीज और थ्योरीज को आप जानते हैं, आप भी इसका जवाब दे देंगे। सोशल इन्फ्लुएंस होता है, अब सोशल इन्फ्लुएंस को दूर करना नस्लों का काम होता है। ये मैं नहीं कह सकती कि आप एक दफ़ा किसी पे तकरीर करेंगे और ये सोशल इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, ये खून में बस जाता है। होता है आपको 50 साल में 25 सालों में तब्दीली नज़र आ जाती है कि लोग उसका बच्चा उसको फॉलो करना छोड़ा। आपको लगता है कि जो मामला आप कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, वो वाकई ठीक हो जाएगा? देखिए ना, अब भी एक बात बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा, पूरा बलूचिस्तान दहशतगर्द नहीं है। एजुकेशन भी वहाँ पे जा रही है, अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हमारे लिए क्या सच है क्या गलत है। सबसे पहले आपने वहाँ पे रोटी पहुँचानी है। नहीं, आप अभी सरदारों तक रहे हैं, आपने कहा सरदारों के मामले में हम मुत्तफिक हैं। हाँ, तो सरदारों तुम पिछले प्रोग्राम में कहा था, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनको छोड़ देंगे सर। नहीं, अगर देखिए ना, यही हाल सिंध का है, वही वहाँ का है। अगर सिंध की भी एक आम आदमी को पता चल जाए कि अगर उसको खुदावस्ता थाने जाना पड़ेगा तो एक आम जफर जबील आके उसको थाने से निकाल लाएगा, उसको बेगुनाह साबित करवा के वो कभी वो डेर के पीछे नहीं जाए। सरदार के वहाँ के लोग को पता चले कि अगर कल सरदार ने मुझे मेरे सर पे आया तो कोई तीसरी या ताकत है जो मुझे सरदार के अताब से छुड़ाएगी, वो सब देखिए सरदार के अगेंस्ट नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। उसी तरह जैसे अब्दुल मजीद सिंधी ने 36 के 37 के इलेक्शन में सर शाहनवाज के अगेंस्ट लाड़काना से जाके फाइल की थी नॉमिनेशन, और सर शाहनवाज की जो है आपकी जमानत जब्त हो गई थी। ये तारीख है। लेकिन चूंकि उस वक्त प्रोटेक्शन था उन नौजवानों को, वहाँ पर बाकायदा काज़ी की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया था, आप बेफिक्र से जाइए, वर्क कीजिए। और उन्होंने जाके वर्क किया, और जो था नौजवानों की छोटी सी पार्टी थी, नौजवानों को उससे रिप्रेजेंटेशन के बाद भी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग ऑल्सो। फिर अब्दुल मजीद सिंधी बहुत बड़ा काम। अभी अगर मैं कंक्लूजन पे सरदारों को साइड में कर दीजिए, आपका ये सरदारों को फौज ही रोक सकती है। उनको साफ कहते हैं हम नहीं चाहते, वो हमारी तरह के भाई हैं, आप अच्छा खाक कमा चुके हैं, आपकी रेट अब सियासत पे कुछ भी नहीं है, आपकी कानून साजी में कोई रेट नहीं है। वो एक आम लड़का जो कॉलेज से पढ़ के निकलेगा वही यूसी का इलेक्शन लड़ेगा, वही एमएनए का लड़ेगा, वही एमपीए का, और आपका कोई बंदा उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। किसी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की या इलीगल किया गया तो हम आपको ट्रायल करें। एक दफा फौज हिम्मत करके कहते हैं, और फौज के लिए कौन सी बड़ी बात है, जहाँ 500 दहशतगर्दों को मार रहे हैं, आप 50 सरदारों के इंसान बना लिए, पूरा बलूचिस्तान सही हो जाएगा। और सरदारों के इन्फ्लुएंस के बगैर एक इलेक्शन करा दीजिए आप वहाँ पे, देखिए आम आवाम आएगी। प्लस 78 साल में आपने कौन सी वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, कौन सी आपने वहाँ पे लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड किया, सिक्योरिटी दीजिए। आपको लगाने की जरूरत नहीं, चले जाएंगे पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से इंडस्ट्री लगाने वाले हो, और बहुत ही फर्टाइल लैंड है, सिर्फ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इतनी लग जाएगी कि छोटी सी पॉपुलेशन। आज ही मैं नहीं समझता कि करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन सिर्फ फासले हैं, उनको आपने सिक्योर बनाना है। फासलों वो भी फौज बना सकती है, उसको बगैर फासले सिक्योर नहीं हो सकते। पहले 5-10 साल आपको हेक्टिक काम करना पड़ेगा, फासलों पे भी, रास्तों पे भी, सरदारों को भी प्यार मोहब्बत से कहना पड़ेगा, आपका क्लियर कहना पड़ेगा कि आपका सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं, सियासत एक आम बलूची करेगा यहाँ पे, या जो भी बलूचिस्तान में रह रहा पठाने 1666 से पठान रह रहे हैं, अच्छा कबीला उस जमाने, बल्कि खानफ खल्लाद जो 1666 में गालिबन 7 ज़बानें बोली जा रही हैं, बहुत अच्छा नहीं, देवर बेसिकली अच्छा नहीं। तो चले आगे चलते हैं। नागौरी साहब आपकी तरफ में आती हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक तो दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, और हम ये कहते हैं चला ठीक है ना, महरूमियों का मसला है, और महरूमियाँ भी किस वजह से वो आप लोगों ने डिस्कस किया है। साथ साथ ये भी है कि क्या इसका जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं कि कोई शख्स किसी की ज़बान, कौमियत और NIC देख के उसको मार दे, तो क्या वो जस्टिफाई किया जा सकता है उस शख्स को? हम एक आम आदमी अगर उसको महरूमी है और कोई मसला है, उसका जहन साजी कर दी गई है, तो क्या ये जस्टिफाई होता है कि यार किसी का तुम NIC देख के उसकी ज़बान पूछ के उसको मार दो? तो ये अलमिया है, और बिल्कुल सही है कि 78 सालों में जब आपने कुछ नहीं किया, उतना ही पसमानदा बनाया, तो आप चंद दिनों में कैसे बना लेंगे? इसका सलूशन ये है जो बेहतर है कि 10 साल के लिए वहाँ सिविल आप एक अपना सिस्टम बनाएं, और फौजी कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियाँ करप्ट हैं,
मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कोई सही है, सबके सब आते हैं, सौदेबाजियाँ करते हैं और लोगों को खरीदते हैं, पूरा चार्ट बनता है, सब कुछ होता है, वो 4-5 सब under the umbrella बिल्कुल of बिल्कुल होता है, सरदार, बिल्कुल, अंडर under the अम्ब्रेला होता है, umbrella पहले ही फैसला हो जाता है कि ये 5 हैं, 3 इसमें तो आएंगे, 2 उसमें रहेंगे। तो ये सरदारों को तो सबसे पहले कुछ लें, यानी कि 10 साल की पॉलिसी बनाए और ये कहेंगे कि ये सरदारों को हमने देख लिया कि इन्होंने कौन सा किरदार अदा किया, बलूचिस्तान को तबाह किया है, और वहाँ करवाएं, अवाम से राय लें, अवाम वहाँ चीखेगी, क्योंकि देखिए चंद लोगों पर इतने सारे लोग हावी नहीं हो सकते ना, तो अवाम असल वोट है। फिर आप करवाएं इलेक्शन यूसी की बुनियाद पे, जैसे ग्रास रूट पे आप लेके आए लोगों को और अच्छे लोगों को लेके आए, उसकी सरपरस्ती करें, पूरा उनको सपोर्ट करें, ये अफवाज करें, क्योंकि देखो यही पावर है इनके पास, और बैठे सरदारों गए अब पीछे बढ़ाए इनको। सर आपकी गवर्नमेंट में क्या पॉलिसीज रही हैं? देखिए हमारी गवर्नमेंट, मैं कहूँ। मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ भी यही है करप्शन, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सबसे बड़ा करप्शन हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमारा तमाम सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल रुका हुआ है। इन्वेस्टर आ नहीं रहा हमारे पास, एक्सपोर्ट हमारी ज़ीरो हो गई है, कोई चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सही है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, गुर्बत की सतह 40% लोग जो है आपके मतलब 8-9 करोड़ लोग आपके जो है 54%, बिल्कुल, हाँ देखिए मैं तो उससे ज़्यादा ही होगा ना, मैं बता रहा हूँ आपको एक अपना अंदाज़ा कि मतलब इतना जब है तो आप होश के नाखून लें, इतने बड़े करप्शन कर रहे हैं ये लोग जिनके पास कल कुछ भी नहीं था, आज आप उठा के देखें तो इनके पास इतना कुछ है। कच्चा क्या है ये, सिंध का रहने वाला हूँ मैं, ये कच्चा इनका एक अड्डा है, ये चाहे तो 24 घंटे के ऑपरेशन में बिल्कुल सही कर सकते हैं इसको, लेकिन ये करते नहीं है, क्योंकि इन्होंने मरवाने होते हैं लोगों को, निकालना होता है, अपनी जागीरदारी करके बैठे हुए हैं। हम लोग चीखते हैं, आवाज़ें उठाते हैं, आवाम किस तरह जाए बेचारी। सर कुछ ग्राउंड रियलिटीज और भी होती हैं, जो ये कच्चे के इलाके पे काम कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, उनसे मैंने पर्सनल उनसे पूछा, वो रिटायर्ड हुए तो उन्होंने बोला कि ये कहने की बात है कि कच्चे को आप एक आध दिन में कंट्रोल कर सकते हैं, कच्चे का आप अगर वहाँ का मैले वही जिस तरह से बलूचिस्तान के मसाइल, अगर ये उनकी मैं बात बता रही हूँ जो ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप पंजाब का बॉर्डर है और सिंध का बॉर्डर है और अगर बीच में देखें तो उन इलाकों में जाके कार्रवाई करना मुश्किल होता है, वो वहाँ पे घुसे हुए हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद चाहते हैं, कौन लोग हैं? ये तो अब मोबाइल का दौर है ना, जिनको इन वडेरों ने अपने अपने लोगों को वहाँ पाला हुआ है, रखा हुआ है, पूरी पूरी गाड़ियाँ आती हैं, जब हो जाती हैं, ये जितने थाने उस हदूद में लगते हैं, वहाँ के एसपी, एसएचओ, डीपीओ जितने भी हैं, आप इनको खड़ा करें और आप कहेंगे जनाब ये ऑपरेशन, ऊपर से ऑपरेशन करें, आप चारों को सील करें, आप पंजाब की बॉर्डर को, सिंध की बॉर्डर को सील करें। कितना बड़ा रकबा है मुझे पता है, मेरे साथ मैं मतलब मुझे आज मेरी 60 साल उम्र हो गई है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकी बदमाशी है और कुछ भी नहीं है। सर ये वो कुछ भी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जिस तरह से वो एसएचओ मामले की कहते हैं कि एसएचओ कौन है? आपका मुलाजिम है, आपसे तनख्वाह ले रहा है। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ना कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसा ही तो नहीं है कि जो आवाज पंजाब से आई थी आपने उसको, इतना ही तो आसान नहीं है कहीं कि आप, बिल्कुल आसान है, इतना ही आसान है, जितनी हुदूदें हैं बॉर्डर सील करें, आप अनाउंस करें वहाँ पे, सारे के सारे लोग जो बाहर आएंगे असला फेंकेंगे। अभी हुआ है ये डिसेंट 1 साल पहले हुआ है कि वहां से कुछ लोगों को दिखाया गया कि ये 100 लोग हैं जनाब, इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। हथियार नहीं डाले, ये सारे के सारे आ चुके हैं लोग। देखें इतना बाशऊर है आजकल, आज का ये इतना पसमानदा नहीं है। आप और मैं, हमने ज़िंदगी गुजार ली, हमने सब कुछ देख लिया, ये बकवास भी देख ली, सब कुछ देख लिया। अब ये है कि करना क्या चाहिए। तमाम ये पॉलिटिकल जितने भी जो हमारे लोग हैं, मैं उन्हें नहीं कहूँगा कि सही हैं, सब अपनी अपनी बारियाँ लेते हैं, नंबर लेते हैं और सारा कुछ करते हैं। बहरहाल ये कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमारे अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं। बलूचिस्तान जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो ना उसको ज़रूरत है। 10 साल की पॉलिसी बनाएं और आप इसको आप करें। अच्छा, मैं आगे चलती हूँ। सलमान अहमद साहब, आपको लगता नहीं कि पॉलिसीज बनाई होंगी और पॉलिसीज पे अमल भी हुआ होगा, चीज़ें हुई? अच्छा, एक और चीज़ मुझे शायद मैं इंसाफ ना कर सकूँ, ऐसा नहीं है कि माजी में गलत नहीं हुआ, हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि माजी में गलत हुआ है उनके साथ, जिसके नताइज हमें आगे मिले और दुश्मन ने उसको इस्तेमाल किया जहन साजी करने के लिए। आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो जो इकबाल भाई कह रहे हैं ना, मैं 100% एग्री करता हूँ। ये कच्चे का मसला जो है ना, शायद एक दिन नहीं आधे दिन की मार हो। जब 35 साल का क्राइम कराची के अंदर एक दिन में खत्म हो सकता है, बिल्कुल, तो कच्चा क्या चीज है? कुछ भी हो सकता है। ये पॉलिटिकल मसला है। ये जो कच्चे की आवाम है ना, 35 साल का था, 35 साल जो एक मॉन्स्टर नजर आ रहा था, वो एक दिन में खत्म हुआ।
एक दिन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप नहीं हुई। 35 साल नहीं हुआ, तालीम उनके फेवर में नहीं हूँ मैं, नहीं, लेकिन मैं एक जनरल बात बड़े बता रहा हूँ ना कि अच्छे इतना काम किए, इतनी भी penetration reaction थी, के तौर पे इतना आया था, सारा कुछ है, ठीक है। रिएक्शन था, वो एक्शन नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पॉलिटिकली अपनी विल दिखाई तो एक दिन में कराची से सारी हड़तालें, सारी चीजें खत्म हो गई एक दिन में। इसी तरह एक कच्चे का मसला हल, बलूचिस्तान का मसला ऐसे नहीं हल हो सकता। हाँ बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान का मसले को मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई करें। ये तमाम सियासी जमातें, सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट, नेशनल असम्बली, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, सारे कानून मौजूद हैं, सारा आइन मौजूद है, इन सब लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकल बॉडी सिस्टम लेके आए, बाकी ऊपर से जो जो फौज है ना, बेसिकली यही पाकिस्तान को आगे 20 साल इसको फौज के हवाले करें, यही सही करेगी, यही सही कर सकती है। इंसाफ के बाकी साथ। जिन लोगों को वजीर आजम बनने का 6 वजीर आजम हाउस बनाते हैं, और इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो और 2-3 और जितने लोग वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद हैं, सबको वजीर आजम का ओहदा देते हैं। लेकिन उनको बोलें कि जी घर वजीर आजम हाउस में बैठे और एंजॉय करें। मैं तो बतौर सहाफी कभी भी डिक्टेटरशिप, लेकिन पाकिस्तान का मसला जो है ना, वो लोकल बॉडी से खत्म होगा, सही होगा। पाकिस्तान में आप ग्रास रूट लेवल के मसले हल करें। किसी को यहाँ मसला नहीं है इंडस्ट्री लगाने का, किसी को यहाँ मसला नहीं है, सब कुछ मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ मौजूद नहीं है तो लोकल बॉडी, लोकल सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से भागते हैं, जिसकी वजह से लोग जाते हैं। ये सरदार खुद ब खुद भाग जाएंगे जब आप 400-400 किलोमीटर का इलाका एक एक आदमी के कंट्रोल में देंगे बलूचिस्तान में, तो फिर वहां पे क्या लोगों को महरूमी नहीं होगी। वहां अगर वहां पे आप जब तक ये लोकल बॉडी सिस्टम लेके आए, पूरे बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में लेके आए, और ये नेशनल सूबाई असम्बलियां, ये जो इलीट कैप्चर है ना, इसको खत्म करें। ये सिर्फ और सिर्फ 400, 500, 700 लोग हैं जिनको नवाजने के लिए ये सारी असम्बलियां और ये सारा सिस्टम बना हुआ है। सर हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। क्या डिलीवर कर रहा है पाकिस्तान को ये सिस्टम? आइन आपका मौजूद है, कानून आपका मौजूद है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद हैं। आपको यहाँ पे लोकल सिस्टम चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। वो यहाँ पे ना पंजाब में दे रहे हैं, ना सिंध में दे रहे हैं, ना बलूचिस्तान में दे रहे हैं, ना सरहद में दे रहे हैं। बाकी सारे सिस्टम जमहूरियत, मैं कंक्लूजन की तरफ आती हूँ सर। जो लोगों के लिए सिस्टम है वो सिस्टम नहीं देंगे। हम उस चीज़ पे बहस कर रहे हैं, मुसलसल टीवी भरा पड़ा है। खैर टीवी तो हमारा दानिश्वर जितना भी है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्हीं के मैसेज को आगे बढ़ाया चले जा रहा है। इसीलिए मैंने चाहा था थोड़ा डिफरेंट हम बात करें। समझ से बाहर है कि उनका शऊर कहाँ चले जाता है। मतलब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के उसके आगे जिस तरह तमाम सीनियर सहाफ़ी हर बड़े चैनल पे बढ़ा रहा है, लगता है कि 102% पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी है जिनको आप साफ करने निकले हैं और नहीं कर पा रहे। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे चले आऊँ, 2 मिनट दीजिए मुझे आप। उस बलूचिस्तान को हम सही कर रहे हैं जिस पर तकरीबन 95 ईयर्स 1854 से लेके 47 तक अंग्रेज ने हुकूमत की, और गिने चुने वाक़यात हैं। नंबर ऑफ किलिंग गिनी चुनी फिगर है मेरे पास, वो भी सबके भी कहीं बता दूंगा। गिनी चुनी फिगर्स है 95 साल में। और आम बलोची, ठीक है, सरदार से जब आपके शाही जलगा बनवाया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अगेंस्ट दी खान ऑफ कल्ला, चूँकि उनकी अथॉरिटी थी पूरे इलाके में। खान ऑफ कल्ला तो 1660 से बैठे हुए वहाँ पर, तो उन्होंने उसको भी ब्रेक किया अंग्रेज़ों ने अक्लमंदी से, शाही जलगा बनवाया और उनसे कह दिया तुम्हारे इलाके के अंदर कोई आपस में मर जाओ गड़ जाओ, हमें गर्ज दी। मतलब लुबा वही था उस एग्रीमेंट का, सोवरेन एंड वसाल एग्रीमेंट थे उनके, हाकिम महकूम जो कहलाता है कि हम। लेकिन बाहर के किसी बंदे का या एक ट्राइब है, बाहर की ट्राइब को तुम्हारे यहाँ कोई इस्तेसाल हुआ तो तुम बिल्कुल अकाउंटेबल होगे, और अकाउंटेबल होता था सरदार। उन्होंने बहुत ही उसके साथ, यानी मैं तो ट्रैवलिंग की है ना मैंने, 80 की पूरी दहाई, 90 की पूरी दहाई, आप फैमिली के साथ रात के 2 बजे बलूचिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बेफिक्री के साथ कर रहे थे। उसी दौर का रिट थी अंग्रेज़ के ज़माने की, जो यहाँ तक चली है। 2008 में हमारी हर घर गली से भुट्टो निकलना शुरू हुआ और बलूचिस्तान पहुँचा। 62 शायद MP थे, मुझे याद पड़ता है 2008-13 की उसमें, जिसमें 61 एक रिंद इसमें बामुसम्मा रिंद थे, खाली वो नाराज थे, जरदारी साहब थे। उनके अलावा 62 के 62 मिनिस्टर थे। जरूरी भी नहीं थे 62 के 62 मिनिस्टर, जितनी थी 62-63 मेंबर, सब के सब मिनिस्टर थे जरदारी साहब के। हर मिनिस्टर को हर साल 25-25 करोड़ रुपए दिया गया। मैंने वहाँ कहा कि भाई किसी एक MPO को पकड़ लो, उसको बोला अपने इलाके में ला के दिखा 25 करोड़ तूने कहाँ खर्च किए, पता लग जाएगा।
तो इस तरह तो इस्तेसाल किए गए आपके मुल्क। अच्छा, वैसे बोल जनरली पड़ी रवैया। बलोच कौम जो है ना बाकी पाकिस्तान से मेरा ख्याल है ज्यादा बाशऊर लोग, नहीं, बिल्कुल बहुत बाशऊर लोग हैं। कौम आप है। एक जनरल वैसे नॉर्मल ये बलोच गैरत से है, बात गैरत है करें भाई, तो गैरत आपको है। एहसास होगा कि लेकिन कितना बनाए शऊर नहीं। है इन लोगों के अंदर। बनाए नहीं। तालीम में जब ये लोग आते हैं तो तालीम में देखिए कितने आगे गए हुए हैं, जहाँ इनको मौके मिल रहे हैं उन मौकों को बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल, कितना अच्छी- अच्छा यूटिलाइज किया है। प्लस राजी बरजा कौम है, हाँ। उनके बीच में राजी जी। सुबह अच्छा, उठ के उसको अमन नागरिक पसंद साहब, है, मैं एक कप आपसे चाय कहूँ दे कि दीजिए, प्रोग्राम वो शाम को तक राजी। conclude बिल्कुल कर दें तो आप क्या मैं बात समझता हूँ करेंगे? बहुत अच्छे लोग हैं। सर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे और आपकी सजेशन जो है वो क्या होगी इस हवाले से? देखिए जी, मेरी ये सजेशन है कि खुदा के वास्ते कितना खाओगे, कितना लूटोगे, कितना बर्बाद करोगे, मर के अल्लाह को जवाब नहीं देना। ये पता नहीं क्या हो गया लोगों को, किस तरह बैठे हुए हैं। मुझे तो ये खौफ आता है कि इन्हें शर्म हया ख़त्म ही हो गई। यानी कि आप देखें, जो आपने 78 सालों से पाकिस्तान बना जब से, जैसे अभी कहा कि पहले क्या हालत थी बलूचिस्तान की, गौरों ने भी चलाया ना, किसी की मजाल नहीं थी। आपने बर्बाद किया ना, ये तो तस्लीम करें कि आपकी हुकूमत ने जिसमें पीपी का सर फहरिस्त नाम है, बाकी गवर्नमेंट है, पीएलएम भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन आप देख लें, इनका किरदार देख लें कि इन्होंने बंदरबाट की और क्या लगाया। बजट आपको मिले, इतने भारी बजट मिले, आपने लगाया क्या? उनको दिए सरदारों को, उनकी जायदादें बाहर हैं, इस मुल्क में वहाँ भी नहीं है, मौजूद नहीं है, और आप अब भी उनको चला रहे हैं आप। यानी आपने यानी कि जो अज़दा बिठाए हुए हैं उन गरीबों पे जो कि तालीम याफ्ता नहीं है, बुनियादी सहूलतें उनके पास नहीं है, तो ये जुल्म है। इस जुल्म का हिसाब देना होगा आपको। तो कहने का मकसद ये है कि अब आप आंखें खोलें, 10 साल पॉलिसी लाएं और उन गरीबों को उठाएं, इनको आप पीछे करें और पॉलिसी आप लाएं, सब कुछ हो सकता है। इनको इजाजत ही ना हो सियासत में आने की। ठीक हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत शुक्रिया बैठ- जफरुल जमील शेख साहब प्रोग्राम में मौजूद मैं थे। भी- इकबाल मैं साहब, भी यूसुफ एक- नागौरी साहब, सलमान रहमान साहब, बहुत क्लोजिंग शुक्रिया रिमार्क आपको। देता हूँ एक, जी कि मेरा मशवरा ये है कि कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। चलिए क्या जनाब, वो- इसके क्या साथ ही बात है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क की मुस्तकबिल की इजाज़त करें। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।